हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज है ये आपके सभी टीचर्स एग्जाम लाइक है जीआईसी, सुपर टेट, पीसीएस और इसके अलावा यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी की पीटी की परीक्षा और एसएससी, एमटीएस और जो जीडी की परीक्षा होने वाली है सभी को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। तो प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न की जो व्याख्या हो सकती है वो की जा रही है और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं। मिला जुलाकर ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रतिदिन ये सीरीज अटेंड कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपको करंट अफेयर्स के लिए कोई अन्य मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है और इस सीरीज को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो हमें बहुत अधिक एनकरेज करता है कि ये सीरीज लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। पहला क्वेश्चन होगा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश जिसने दशकों बाद भारत से चावल का आयात किया है, तो ये देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये देश कौन सा है? ये है ऑप्शन सी, वियतनाम। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पर कि वियतनाम ने ऐसा क्यों किया। वियतनाम ने ऐसा स्थानीय कीमतों में वृद्धि के नाते किया है और 9 सालों में ये जो कीमतें बढ़ी हैं वो सबसे अधिक है और निश्चित रूप से इसका जो ये असर है वो कोविड-19 की वजह से है। भारत अनाज का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और चावल को लगभग $310 प्रति टन के हिसाब से शिप करेगा। अगर आप इसे ऐसे समझें तो लगभग 2100 रुपये क्विंटल के हिसाब से भारत जो है ये चावल को शिप कर रहा है, विदेश को भेज रहा है। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, वियतनाम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य सरकार के बीच एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। राज्यपाल से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो एग्जाम में ये भी ध्यान दिया करें कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या सही नहीं पर ध्यान दिए, मतलब जो क्वेश्चन है वो सही नहीं वाला क्वेश्चन है, तो इस पर आप फोकस जरूर क्या करें। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल राज्य का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल का पद अपने कार्यकाल के दौरान संसद द्वारा कम किया जा सकता है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो विकल्प सी को हम आंसर करेंगे। और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर विकल्प ए, बी और डी सही है और गलत विकल्प है सी। और यहाँ पर हमें क्या देखना था कि गलत विकल्प कौन सा है, तो सी को हम आंसर करेंगे, ऑप्शन सी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने स्वस्थ वायु नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर को विकसित किया है? स्वस्थ वायु नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, फ्रेंड्स ये जो वेंटिलेटर है इसका उपयोग कोविड-19 के मद्देनजर किया गया है और इसको बनाया किसने है? CSIR NAL ने, यानी कि विकल्प ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर बस यही देखना है कि अगर ये क्वेश्चन आया कि स्वस्थ वायु नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर किसने बनाया है, तो जवाब आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, CSIR NAL। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पैंगोलिन को IUCN ने किस कैटेगरी में रखा है? इसके पहले का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था मैंने उसमें आपको हर चीज़ बताई है IUCN के बारे में। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये मैंने आपको बताया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? भारतीय पैंगोलिन के बारे में। तो भारतीय पैंगोलिन को IUCN ने किस में रखा है? एंडेंजर्ड में, यानी कि विकल्प सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। दोस्तों ये जो जीव है ये बहुत ही प्यारा जीव होता है, लेकिन चीन के साथ साथ पाकिस्तान और भारत में भी इसके मांस के बारे में एक मतलब भ्रम फैला हुआ है कि इसका जो मांस होता है ये कुछ दवाओं के औषधीय रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो शिकार है वो इतने बड़े लेवल पर किया जा रहा है कि अब ये मुश्किल से दिखाई देते हैं और IUCN ने अब इसे इंडेंजर की लिस्ट में डाल दिया है। फिलहाल फ्रेंड्स भारतीय पैंगोलिन के साथ साथ चीनी पैंगोलिन भी इस समय समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या बहुत कम बची हुई है। तो पैंगोलिन की एक ऐसी प्रजाति है जो कि जीव वैज्ञानिक जाति है जो भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में
और कई मैदानी और हल्के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यह पेंगोलिन की 8 जातियों में से एक है और संकटग्रस्त जीव माना जाता है। भारतीय पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन को वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के लिस्ट 1 में रखा गया है, यानी कि ये जो प्रजाति है बहुत अधिक खतरे में है। तो याद रखिएगा, भारतीय पेंगोलिन जो है ये IUCN की इंडेंजर लिस्ट में शामिल है। कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम, यानी कि कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम को कौन सी संस्था आयोजित करने जा रही है? तो ये संस्था कौन सी है? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। इसको जो है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग RKA के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो परीक्षा होगी इसकी घोषणा 5 जनवरी 2021 को कर दी गई है। ये परीक्षा कब होगी? ये 25 फरवरी को होगी। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और इसका जो विषय होगा वो होगा काउ साइंस। तो RKA के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। RKA के अध्यक्ष कौन है? ये है वल्लभ भाई कथेरिया। तो आयोग ने ये बताया है कि इस गौ विज्ञान परीक्षा में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट से लेकर आम लोग तक इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। तो ये परीक्षा कब होगी? 25 फरवरी को होगी। और अगर आप चाहें तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। किसान सूर्योदय योजना किस राज्य की योजना है? और ये एक ऐसी योजना है जिसमें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरे दिन किसानों को क्या मिलेगी? बिजली मिलेगी, बिल्कुल मुफ्त। और ये योजना कहाँ की है? ये गुजरात की योजना है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 2019 में इस योजना की शुरुआत किसने की थी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है। और इसके अंतर्गत जनवरी 2021 तक 4000 गाँवों को कवर किया जाएगा। ये कोशिश की जा रही है कि जनवरी 2022 तक सभी जितने भी गांव हैं सभी को कवर में ले लिया जाए। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, यानी कि फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, ये भारत किस नदी पर स्थापित करेगा? और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा? मध्य प्रदेश को मिलेगा, ये भी आप याद रखना। और ये जो प्रोजेक्ट है ये स्थापित कहाँ पर होगा? नर्मदा नदी पर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो यह योजना कहाँ पर बनेगी? ओमकारेश्वर बांध पर। और इसकी कीमत कितनी होगी? लगभग 3000 करोड़ रुपए। और इसे विश्व बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सहयोग से बनाया जाएगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? 600 मेगावाट। और ये 2022-23 में काम करना शुरू कर देगा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, ये चुने गए हैं कौन? देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले के जो वीडियो है उसमें भी शामिल किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि संजय कपूर। ठीक है, तो संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो फ्रेंड्स, ये कौन है? ये हैं अमेजन के मालिक। नाम क्या है? जेफ बेजोस, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। और ये भी याद रखना कि फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग हैं ये दानदाताओं की सूची में 4थे स्थान पर हैं। जेफ बेजोस ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कुल 10 अरब डॉलर का दान दिया है। अब यहाँ पर एक बात और भी आप जानना कि अक्टूबर 2017 से लेकर अब तक जेफ बेजोस जो थे ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो पहले स्थान पर कौन आया है? तो इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कौन अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? यानी कि ये व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और ये कौन है? ये है ऑप्शन बी, यानी कि एलन मस्क। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है और गुरुवार 7 जनवरी को टेस्ला के शेयर में 4.8% की उछाल आई है। और एलन मस्क अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मस्क की जो नेटवर्थ है वो गुरुवार को 188.5 अरब डॉलर पहुंच गई,
जो वेजोस से 1.5 अरब डॉलर अधिक है। वेजोस अक्टूबर 2017 से दुनिया के सबसे बड़े रईस की कुर्सी पर थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होती है, किसी का पद और किसी की प्रतिष्ठा भी नहीं। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे भारत का डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाल ही में बनाया गया है किसको? ऑप्शन बी, शांतनु दयाल को। ठीक है, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि DCOAS चुना गया है। लेफ्टिनेंट जनरल दयाल तेजपुर स्थित 4 कोर के कमांडर हैं। वो लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी की जगह लेंगे जो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन UPSSC लोअर PCS 2018 की परीक्षा में, जो कि कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2020 को की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। सही जवाब मैं आपको दूंगा कल, यानी कि 9 जनवरी के वीडियो में। तो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई का पहला पखवाड़ा या फिर मई का मध्य? सही जवाब की प्रतीक्षा रहेगी और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।